Very good morning, students. This is your English class, and today we are going to read chapter 4th from the book First Flight. Okay, so chapter 4th हमारा है from the diary of Anne Frank, and it was written by obviously Anne Frank. Okay, so before we start the chapter, we should know the condition in which this diary has been written. किसने लिखा है ये भी हमें जानना जरूरी है. तो लेट्स सी कि ये कब लिखी गई और किसने लिखा. सो दिस हैज़ बीन रिटन बाय एनालाइज मैरी, जिन्हें एन फ्रैंक के नाम से जानते हैं. शी वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 एंड अनफॉर्चुनेटली शी डाइड एट वेरी अर्ली एज इन 1945. तो प्रॉबेबली फरवरी या मार्च में उनकी डेथ हुई थी. शी वॉज अ जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल. और ये जो डायरी लिखी गई थी उन्होंने लिखी थी व्हेन दे वर हाइडिंग. ओके, तो कब क्यों हाइड कर रहे थे? क्योंकि ये टाइम था वर्ल्ड वॉर सेकेंड का, और जर्मन जो है उन्होंने नीदरलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था. एंड बिकॉज दे डोंट लाइक ज्यूज़, तो ज्यूज़ के अगेंस्ट परसिक्यूशन यानी अत्याचार बढ़ते जा रहे थे. दैट्स वाई द फैमिली हैड टू हाइड. ठीक है, तो 1942 में ये अपने फादर ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग के किसी हाइडिंग रूम में जो है वो छुप गए, और वहाँ पर अबाउट 2 years उन्होंने स्पेंड किए. ओके, बट लेटर ऑन उनको जो है वो हाइडिंग रूम से निकाल करके कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया. और कंसंट्रेशन कैंप्स आर नोन टू बी समथिंग लाइक ऐसे प्रेजेंट जहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशन एंड लॉ वर्क नहीं करते हैं. तो दीज वर मेड बाय नाजीज, ताकि जिन लोगों को वो पसंद नहीं करते हैं, वेदर दे आर पॉलिटिकल और कॉमन पीपल, वो उन्हें बिना किसी प्रूफ के वहाँ पर रख सकते थे, उनको यातनाएं दे सकते थे. ठीक है, तो यहीं पर एनी और उनकी उनकी सिस्टर जो है वो टाइपस जो है एक तरह का फीवर होता है, उससे उनकी डेथ हुई. और उनके फादर ऑटो जो थे वही ओनली सर्वाइवर थे उनके पूरे ग्रुप में. ठीक है, तो जब वॉर ख़त्म हो गई तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये एक यूनिक टाइप ऑफ रिकॉर्ड है जो एन ने लिखा हुआ है, और इसे उन्होंने द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश कराया. ठीक है, और ये जो है काफ़ी रिनाउंड राइटिंग है जिसमें हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स के बारे में बात की गई है. दैट्स वाई कई सारी फिल्म्स, कई सारे टेलीविज़न प्रोग्राम, थिएटर के कई सारे प्रोग्राम, ड्रामाज, ठीक है, इवन एन ओपेरा जो है वो इस डायरी पर बेस्ड जो है बनाया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि ये जो डायरी लिखी गई थी, तो एन हैज़ स्टार्टेड दिस राइटिंग इन एट द एज ऑफ 13. लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो कहीं से भी ऐसा फील नहीं होता है कि ये किसी बच्ची ने लिखा है, बल्कि एक मैच्योर माइंड के ने लिखा हुआ वर्क पीस से हमें फील होता है. ठीक है, तो लेट्स रीड कि एक्चुअली उन्होंने अपनी डायरी में लिखा क्या है. ओके, तो राइटिंग इन अ डायरी इज़ a really strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in musing of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. So यहाँ पर वो कहती हैं कि क्योंकि उन्हें पता है कि सी इज़ 13-year-old गर्ल, राइट. तो वो कहती हैं कि राइटिंग जो है मेरे लिए, ये डायरी लिखना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी डायरी लिखूँगी. ठीक है, और ना ही मैंने कभी इससे पहले कुछ लिखा है. एंड सी ऑल्सो बिलीव दैट कि हो सकता है आगे आने वाले समय पर ना तो मैं और ना ही कोई और एक 13-year-old स्कूल गर्ल की लिखी हुई डायरी को पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा, जानने में इंटरेस्टेड होगा कि उसने क्या लिखा है. ठीक है, बट सी सेज कि इट डजेंट मैटर. मुझे लग रहा है कि मुझे लिखना चाहिए, मेरे अंदर जो कुछ भी है वो सब मैं यहाँ पर राइट कर दूँ तो मैं राइट करूँगी. People has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored, listless, wondering whether to stay in or go out. तो इन्होंने एक सेइंग को यहाँ पर दिया हुआ है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. यानी जो पेपर होता है
उसके पास ज़्यादा धैर्य होता है, क्योंकि वो आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, आपका प्रोटेस्ट नहीं करेगा, बल्कि आप लिखते रहेंगे और वो उस पर लिखता चला जाएगा, राइट। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये सुना है कि पेपर के पास में पेशेंस ज़्यादा होता है लोगों से, और ये राइटिंग जो है मैं तब से फील कर रही हूँ कि मुझे लिखना चाहिए, जब मैं थोड़ा डिप्रेस्ड थी, मैं घर में थी, ठीक है, बोर फील कर रही थी, कोई एनर्जी नहीं था मेरे पास, मेरे पास कोई इंटरेस्ट नहीं था, और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था वेदर आई टू स्टे एट होम और टू गो आउट, है ना, बिकॉज इट वॉज द टाइम ऑफ वॉर। तो ऑब्वियसली कंडीशन जो थी कंट्री की काफ़ी ख़राब थी, एंड सी कुडंट डिसाइड कि उसे क्या करना चाहिए। Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff packed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो उनका कहना है कि हाँ, ये बिल्कुल पक्की बात है कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है इंसानों से, ठीक है। और ये जो मेरी डायरी है, मैं इसे छुपा कर के रखूँगी, तब तक किसी को पढ़ने नहीं दूँगी जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता है। सो दिस इज़ इंडिकेटिंग हियर कि उनका कोई रियल फ्रेंड नहीं था। मे बी उसके पास कई फ्रेंड थे, बट रियल फ्रेंड इज़ द बेस्ट फ्रेंड जिससे आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो सी सेड कि मैं लिख रही हूँ और ये मेरे रियल फ्रेंड के अलावा किसी और को मैं पढ़ने भी नहीं दूँगी। Now back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब उनका कहना है कि मैं डायरी क्यों लिख रही हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, लेकिन मैं आपको ज़्यादा क्लियर कर दूँ, क्या क्लियर कर दूँ, सिंस नो वन विल बिलीव दैट a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents, a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. तो ये कहती है कि कोई बिलीव नहीं करेगा कि कोई 13-year-old गर्ल जो वो अकेली रह सकती है दुनिया में, यानी उसका कोई नहीं है। तो सी वॉन्ट्स टू टेल कि ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ, मेरे लविंग पेरेंट्स है, एक सिस्टर है जो 16-year-old है, और अबाउट 30 पीपल है जिन्हें मैं फ्रेंड कह सकती हूँ। इवन आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स है और एक अच्छा घर है मेरा। नो, ऑन द सरफेस आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग। तो ऊपरी तौर पर अगर देखा जाए तो इनके पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन मेरे पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकूँ। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम with my friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday thing. तो जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो टाइम तो अच्छा निकलता है, लेकिन सिर्फ ऑर्डिनरी जनरल चीज़ों के बारे में मैं उनसे बात कर पाती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वी डोंट सीम्स टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। तो ये शायद मेरी प्रॉब्लम है कि मैं अपने दोस्तों के बहुत क्लोज नहीं आ पाती हूँ, और यही समस्या है कि मेरी कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I am starting the diary. I've started the diary. ओके, तो वो कहती है कि ये शायद मेरी प्रॉब्लम है कि मैं किसी के साथ में शेयर ही नहीं कर पाती हूँ चीज़ें, तो ये बदलने भी वाली नहीं है, इसलिए मैं डायरी ही लिख लेती हूँ। To enhance the image of long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. तो अब इनका कहना है कि मैं चाहती हूँ कि मैंने जो इमेजिनेशन कर रखा है अपने फ्रेंड के बारे में वो मैं एनहेंस कर सकूँ, ठीक है। तो मैं उस तरह से नहीं लिखूँगी जिस तरह से लोग डायरी लिखते हैं जनरली, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। पर मैं चाहती हूँ कि मेरी डायरी मेरा दोस्त बने, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। इसीलिए मैं इस फ्रेंड को किटी कहने वाली हूँ और इसके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये हमें पता चला कि एक्चुअली ये डायरी किस तरह से उन्होंने स्टार्ट की। एंड दिस डायरी वॉज नॉट अ पीस ऑफ पेपर, एक्चुअली इट वॉज अ फ्रेंड टू हर. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were
to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तब उनका कहना है कि अगर मैं किटी में बस बिना किसी रेफरेंस के कुछ लिख डालूंगी तो शायद लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए पहले मैं अपनी लाइफ का थोड़ा सा ब्रीफ स्केच देती हूँ, हालांकि मुझे ये करना बिल्कुल पसंद नहीं है. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. So here we come to know that कि जब इनके पेरेंट्स की मैरिज हुई उस टाइम father was 36-year-old and mother was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. तो इनकी सिस्टर जो है वो 1926 में उसका जन्म हुआ और इनका खुद का 12 जून 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. और 4 साल के होने तक ये फ्रैंकफर्ट में ही थे. My father emigrated to Holland in 1933. और 1933 में ये क्या है, इनके फादर एमिग्रेट हो गए, चले गए कहाँ, हॉलैंड. My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September. और इनकी मदर जो है जिनका नेम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी सितंबर में फादर के साथ में हॉलैंड चली गई. While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. और उनकी सिस्टर और इनको एकिन भेज दिया गया ताकि अपनी ग्रैंड मदर के साथ में रहें. Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as birthday present for Margot. तो कुछ समय के बाद में अब सितंबर में इनकी मदर गई और दिसंबर में मार्गॉट जो है वो भी चली गई, ठीक है. और उसके बाद ये खुद भी जो है वो हॉलैंड पहुंच गई. अब इट वाज द टाइम कि मार्गॉट को कुछ बर्थडे प्रेजेंट देना था इन अ कैजुअल वे, शी वांट टू विश हर हैप्पी बर्थडे, तो वो वहाँ पर पहुँच गए. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. और वहीं पर उनका नर्सरी स्कूल जो है वो स्टार्ट हुए. आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6. और मॉन्टेसरी स्कूल में वो तब तक पढ़ी जब वो 6 years की हो गई. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. इन द 6th form my teacher was Miss Kuprus, the headmistress. At the end of the year we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. So here वो 6 years की हो गई तो उनको फर्स्ट स्टैंडर्ड में डाला गया और वो 6th स्टैंडर्ड तक वहाँ पर रहे. और 6th स्टैंडर्ड में उनकी टीचर थी मिसेस क्यूप्रस जो कि हेड मिस्ट्रेस भी थी. और जब ये एंड ऑफ द ईयर हुआ तो इट वाज हार्ट ब्रेकिंग क्योंकि दोनों को फेयरवेल करना था, एक दूसरे को विदाई देनी थी. इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन. सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन. अब बात आई 1941 की तो कि ग्रैंडमा जो है वो गिर गई और उनका ऑपरेशन किया जाना था, तो उनका बर्थडे जो है थोड़ी सी सेलिब्रेशन के साथ ही ख़त्म हो गया. एंड ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. The 4 of us still doing well, and that brings me to the present date of 28th June 1942 and the solemn dedication of my diary. तो अब 1942 का जो बर्थडे सेलिब्रेशन था वो बहुत अच्छा नहीं था, बस एक सो सेलिब्रेशन था क्योंकि ग्रैंडमा की डेथ हो चुकी थी, है ना. और अब ये जो 4 लोग बचे थे फैमिली में, मीन्स मदर फादर एंड 2 सिस्टर्स, तो ठीक ही चल रहा था. और आज का डेट आ गया है 28th जून 1942 जिसमें मैं अपनी डायरी को डेडिकेट कर रही हूँ और लिखने जा रही हूँ. अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वहाँ पे इन्होंने डायरी राइटिंग स्टार्ट कर दी है. एंड शी स्टार्टेड विद डियरेस्ट किटी. तो हु वाज दिस किटी? किटी इज़ द
diary itself. Our entire class is quaking in its boot. The reason, of course, is forthcoming meeting in which teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. Jian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. Sian and Jax, who have staked their entire holiday saving on their bet from morning to night. It's you are going to pass? Yes, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Even G's pleading glance and my angry outburst can't calm down them. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth. तो अब यहाँ इन्होंने बताया कि आज का जो दिन है वो काफ़ी सीक्रेट होने वाला है, कुछ मिस्टीरियस डे है। क्यों? क्योंकि आज इनका रिज़ल्ट डे है प्रॉबेबली, और यहाँ पे डिसाइड किया जाने वाला है कि कौन जो है वो नेक्स्ट फॉर्म में यानी नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन यहाँ पर ही रहने वाला है। तो इसके लिए इनके क्लासमेट जो हैं वो एक दूसरे से बैट कर रहे हैं। समबडी इज़ क्वाइट कन्फर्म कि पास हो जाएंगे, कुछ एक कन्फ्यूज है होना है या नहीं। इवन उनके दो फ्रेंड्स जो हैं वो इस चीज़ को इतना डिस्कस करते हैं कि इन्होंने उसके ऊपर से आउटबर्स्ट भी किया। उन्हें जो है वो जोरों से समझाया भी, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एंड सी सेज कि मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी सारे लोग हैं, अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, जितनी भी क्लास है उसमें से जो है 25% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको तो यही रहना चाहिए। बट सी सेज की टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। टीचर्स जो है उनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि वो क्या करने वाले। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड एंड माई सेल्फ, वील मेक इट। तो क्योंकि रिजल्ट आने वाला है, नो सी इज़ श्योर कि मैं और मेरी फ्रेंड तो अच्छा ही करने वाले हैं, तो उसको कोई चिंता नहीं थी। The only subject I am not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. Okay, तो उनका कहना है कि जो प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट है मेरे लिए वो है क्या? मैथमेटिक्स। और अभी कुछ और तो किया नहीं जा सकता है, सिर्फ एक चीज़ की जा सकती है कि इंतज़ार करें और तब तक एक दूसरे को बताते रहें दैट नॉट टू लूज़ हार्ट। अपना हार्ट लूज़ मत करो, निराश मत हो। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद माई टीचर्स, देयर आर 9 ऑफ दम, 7 मैन एंड 2 वुमेन। तो इनके टोटल 9 टीचर्स हैं और सबके साथ इनका अच्छा ही रहता है। मीन्स एवरी वन लाइक्स हर, के कोई भी उससे कंडेम नहीं करते हैं। मिस्टर कीसिंग, द ओल्ड फोगे who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. पर एक टीचर हैं जिनके साथ प्रॉब्लम है, वो है मिस्टर की सिंह, जो कि एक ओल्ड फैशन पर्सन है और वो मैथ्स पढ़ाते हैं। और वही एक ऐसे पर्सन है जो कि अनॉयड रहते हैं इनसे। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क एन essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox, what can you write about that? I would worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet. तो आज भी यही हुआ। जब उन्होंने कई सारी वार्निंग इनको दे चुकी थी, उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आया कि चुप रहना है, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन किया। और वो होमवर्क था एक ऐसे जो कि चैटर बॉक्स पर। ठीक है, चैटर बॉक्स क्या होता है? बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसके लिए हम बोलते हैं चैटर बॉक्स। तो उन्होंने चैटर बॉक्स के ऊपर ही एक ऐसे लिखने को दिया। तो सी वॉज इन डिलेमा कि चैटर बॉक्स के बारे में कोई क्या लिखेगा। नाउ सी सेज कि चलो इस बारे में मैं बाद में सोचूंगी, अभी तो मैंने उसको नोट डाउन किया अपनी नोटबुक में और अपने बैग में रख दिया और कोशिश की कि मैं चुप रह सकूं। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye.
I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big space between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. I thought and suddenly I had an idea. ठीक है, तो अब जब शाम में इन्होंने सारा होमवर्क ख़त्म कर लिया तो इन्होंने जहाँ वो ऐसे नोट किया था कि लिखना है वो उनके नज़र में आया एंड शी वॉज नाउ थिंकिंग, और थिंकिंग करते हुए वो अपने फाउंटेन की टिप को चबा रही थी। तो इन्होंने सोचा कि चलो एक ऐसा पॉसिबल है कि मैं लिखते टाइम बीच में काफ़ी जगह जगह छोड़ूं, तो उससे समझ में आएगा कि टॉकिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो बात हम लिख नहीं पा रहे हैं वो बोल सकते हैं। ओके, लेकिन जब ये सोच रही थी तभी के दिमाग में एक आइडिया आया। आई रोट द थ्री पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait. तो अब इन्होंने 3 पेज लिख डाले उस पर, किस पर? चैटर बॉक्स पर। और मिस्टर कीसिंग जो है वो पढ़ने के बाद काफ़ी सेटिस्फाई फील हो रहे थे। इनका आर्ग्यूमेंट था कि टॉकिंग जो है वो किसी स्टूडेंट का ट्रेट होता है, उसकी गुण होता है उसका ये, ठीक है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और मैं जो कर सकती हूँ वो क्या करूँगी कि मैं इस गुण को अपने कंट्रोल में रख सकूँ। लेकिन इट मीन्स कि मैं अपनी टॉकिंग जो है उसको कंट्रोल में रखूँ, ठीक है। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ इन द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर, एंड दैट्स देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। साथ ही साथ इन्होंने लिखा कि ये जो मेरी बीमारी है मैं कोशिश ज़रूर करूँगी इसे कंट्रोल में रखने की, ठीक है। तो ये बीमारी क्योर होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी मदर की भी हैबिट है कि वो बहुत ज़्यादा बात करती हैं। हो सकता है उतना ना करती हूँ मैं जितना मैं करती हूँ, बट फिर भी बहुत ज़्यादा करती हैं। तो ये तो एक इनहेरिटेड ट्रेट है, यानी मुझे अपने पेरेंट्स से मिला है, तो इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मिस्टर कीसिंग हैड अ लॉफ एट माई आर्ग्यूमेंट। जब मिस्टर कीसिंग ने ये आर्ग्यूमेंट पढ़ा तो उनको हंसी आ गई। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे। लेकिन उसके बाद जब सेकेंड लेसन स्टार्ट हुआ इन्होंने फिर बात करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने एक और ऐसे लिखा। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, ठीक है। अब जो इनका ऐसे का थीम था या ऐसे का टॉपिक था वो क्या था? एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसको सही करना, जिसको करेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि इसने आर्ग्यूमेंट्स दिए, लिखा ऐसे, पर उसके बाद भी ये क्या कर रही थी? बातें अभी भी कर रही थी। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he finally had enough. In Frink, as punishment for talking in the class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. तो इन्होंने लिखा ऐसे। उसके बाद 2 लेसन तक तो मिस्टर कीसिंग को कोई कंप्लेन नहीं थी, लेकिन थर्ड लेसन जैसे स्टार्ट हुआ फिर इनकी बातें स्टार्ट हो गई। और अब की बार जो असाइनमेंट मिला था या लेसन ऐसे मिला था वो क्या था? उसका टाइटल था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो ये एक अजीब सा ऐसे उन्होंने फिर से लिखने के लिए दे दिया। द क्लास रोड, सारी क्लास हंस रही थी। आई हैड टू लॉफ टू दो आई नियरली exhausted my ingenuity on the topic of चैटर बॉक्स। तो सारी क्लास हंसी, ये भी हंसी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जो टॉपिक है इसे कैसे लिखा जाए, ठीक। तो अभी समय था किसी ओरिजिनल आइडिया के साथ मैंने कुछ ऐसा लिखना जिसके बाद मिस्टर कीसिंग जो है इसे कोई और एक्स्ट्रा असाइनमेंट ना दे। ओके, तो अब क्या हुआ? इनका एक फ्रेंड था सेन, जिसकी पोइट्री काफ़ी अच्छी थी। ओके, तो उसने ऑफ़र किया कि मैं तुम्हारा ऐसे लिखने में
हेल्प करूँगा फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल एंड, ओके। और दैट्स वाई ही वॉज क्वाइट हैप्पी। और उसे समझ में आ रहा था कि मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी। एक्चुअली मिस्टर कीसिंग जो है वो इनका मजाक बना रहे थे, ठीक है, विद द रिडिकुलस सब्जेक्ट। ये इस तरह के रिडिकुलस हास्यास्पद जिनके ऊपर हंसा जा सकता है ऐसे सब्जेक्ट दे करके। बट आई मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। बट नाउ क्योंकि अब वो परेशान हो चुकी थी, उसने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि मेरा जोक बनने की बजाय मेरे टीचर जो है वो उन्हीं के ऊपर एक जोक जो है वो प्ले हो जाए। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and the father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comment and to several other classes as well. तो अब इन्होंने जो पोएम लिखी थी वो काफ़ी अच्छी पोएम लिखी गई और ये थी अबाउट मदर डक और फादर स्वाइन के बारे में, जिनके 3 बच्चे थे, 3 डकलिंग थे और उनके फादर ने ही उन्हें जो है वो मार दिया था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे, बहुत आवाज़। ओके, तो लकीली मिस्टर कीसिंग जो है ही टुक द जोक इन राइट वे। उन्होंने क्लास में रीड किया, अपने कमेंट बोले, ठीक है, और उसके बाद में वो कई सारी और क्लासेस में ये पोएम लेकर के गए। मीन्स ही लाइक द पोएम वेरी मच, राइट। तो उन्हें जो ये पोएम थी वो काफ़ी अच्छी लगी थी। एंड सिंस दैन आई हैव अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। ऑन द कंट्री मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। तो यहाँ पर इस पोएम को लिखने के बाद फ़र्क क्या पड़ा? ये फ़र्क पड़ा कि अब इसके बाद से उन्हें फ्रीली टॉकिंग करना अलाउड था क्लास में, ठीक है। और मिस्टर कीसिंग जो थे वो अब काफ़ी अच्छा नेचर हो गया था। ही ऑल यूज टू मेक जोक्स इन द क्लास दीज डेज। और इस तरह से जो है इन्होंने अपनी स्कूल का एक इंसिडेंट इस डायरी में डिस्क्राइब किया है, राइट। और इन द स्टार्टिंग सी हैज़ टोल्ड अस कि एक्चुअली उसकी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड नहीं है, इसलिए वो इस तरह की डायरी जो है वो लिखना चाहती हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डायरी। लेकिन ये डायरी का सिर्फ एक पार्ट है, राइट। उन्होंने एक बहुत बड़ी डायरी लिखी है जिसमें कई सारे इंसिडेंट उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं और इसके लिए आप चाहे तो ढूंढ करके उसे पढ़ सकते हैं। बट दिस इज़ द टॉपिक जिसे बहुत ज़्यादा क्या किया गया है, पढ़ा गया है, बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड है। टॉपिक मीन्स दिस इज़ द डायरी, राइट। तो ये डायरी एन फ्रैंक की बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं तो जो इंसिडेंट आपने बुक में पढ़ा इट्स ओके, वो एक बच्ची के साथ हुआ इंसिडेंट है, बट अदर इंसिडेंट्स जो उन्होंने लिखे हैं यहाँ पर उनको पढ़ करके आपको कभी भी फील नहीं होगा कि एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल ने ये डायरी जो है वो लिखी है, ठीक है। तो उनकी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी सिंसियर है, इंसिडेंट्स उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।